हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं आने वाले जो भी एग्ज़ाम है बिहार फायरमैन, उसके लिए आपको हिंदी के लिए जो भी प्रोवाइड हो सकता है हमने आपको पढ़ाएंगे। तो ये हिंदी मैराथन है, इससे बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें दिए हुए जिससे कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न को ज़रूर कुछ ना कुछ आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो अगर आ जाए यहाँ से, तो आज का हम लोग का सेशन है। आज हम लोग जानने वाले हैं हिंदी के बारे में। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें, ये हमारे चैनल बोधियागा स्टडी नाम है। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं हिंदी के बारे में। हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या है, तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी इज अ लैंग्वेज। हिंदी इज अ लैंग्वेज है, ठीक है। तो हिंदी एक भाषा है। इसकी जननी कहाँ से होती है? संस्कृत से होती है। तो हिंदी की जो मतलब इसकी जननी शुरुआत कहाँ से होती है हिंदी की? तो ये संस्कृत से होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। विकास का क्रम इसका कैसे है? तो पहले संस्कृत, पहले हमारी प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद हमारी फिर भाषा क्या हुई? पाली। पाली के बाद क्या हुई? प्राकृत। प्राकृत के बाद हुई अपभ्रंश। इसके बाद लास्ट में हिंदी आता है, जो कि अभी वर्तमान हिंदी ही हम लोग बोलते हैं। इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि कौन सी हो जाती है? देवनागरी लिपि हो जाती है। लिपि कौन सी हो जाती है? देवनागरी। अगर बात करें प्रथम देश भाषा कौन सी थी भारत की? तो पाली भाषा थी। प्रथम देश भाषा कौन सी थी? तो पाली भाषा थी, ठीक है। भारत के प्रथम राजभाषा कौन सा है? प्रथम देश भाषा पूछेगा तो पाली। प्रथम देश का भारत का राजभाषा तो हिंदी। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों जो शब्द है फारसी शब्द हैं। ये तीनों कौन सा शब्द है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो ये फारसी शब्द हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा को देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा को देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा को देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देवनागरी लिपि की जननी कौन सी है? देवनागरी लिपि की तो ब्राह्मणी लिपि है। देवनागरी लिपि की जननी कौन है? तो ब्राह्मणी लिपि है। देवनागरी लिपि की जननी कौन है? तो ब्राह्मणी लिपि है, ठीक है। देवनागरी लिपि को केवल नगरी भी कहा जा सकता है। तो देवनागरी लिपि को केवल नगरी भी कह सकते हैं, ठीक है। भाषा एवं लिपि, भाषा एवं लिपि। हिंदी, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। संस्कृत देवनागरी लिपि में। पंजाबी लोग जो लिखते हैं वो अपना लेटर कौन सी लिपि उनकी होती है? गुरुमुखी लिपि। उर्दू जो है वो किस लिपि में लिखा जाता है? तो अरबी फारसी में। इंग्लिश जो है किस लिपि में लिखा जाता है? तो रोमन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं भाषा। भाषा क्या है? लैंग्वेज क्या है? भाषा यानी भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। भारतीय संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। भारतीय संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 14 सितंबर को मनाई जाती है। हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 14 सितंबर को मनाई जाती है, ठीक है। तो हिंदी दिवस ध्यान रखेंगे 14 सितंबर को मनाई जाती है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को स्वीकारा गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। व्याकरण वह सारथी है जो भाषा नामक रथ को चलाता है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह सारथी है जो भाषा नामक रथ को चलाता है। तो व्याकरण वह सारथी है जो भाषा नामक रथ को चलाता है, ठीक है। भाषा, भाषा यानी भाषा बोली, बोली यानी घर या गांव में जो बोली जाती है भाषा ही। इसके बाद दूसरा परिनिष्ठित भाषा है। भाषा राज्य भाषा या राष्ट्रभाषा, ठीक है।
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? इसे ध्वनि कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है। व्याकरण, व्याकरण जो कि वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी, शब्द विचार, इथोमोलॉजी, वाक्य, सिनमैक्स, छंद विचार, प्रोसोडी, ठीक है, चिन्ह विचार, पंच पंचसन। ठीक है। अब आते हैं वर्ण की बात कर लेते हैं। वर्ण की बात करें, वर्ण यानी अक्षर, रंग या रूप, आंखों का विषय, चक्षुक। ठीक है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो वर्ण या अक्षर, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्गों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्ग के प्रकार कौन कौन से हैं? वोवेल और कॉन्सोनेंट। स्वर कितने हैं? तो 11। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कितने हैं? तो 33। ठीक है। तो स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ री ए ऐ ओ। ठीक है। तो 11 है स्वर। ध्यान रखेंगे। व्यंजन कितना है? तो 33। ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है। ध्यान रखेंगे। टोटल 25 हुआ। इसके बाद और इधर हो जाता है 4 इधर और 4 इधर, 33 हो गए टोटल। तो अंतः स्वर, जिसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, अंतः स्वर को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अंतः स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। हम आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है। तो अंतः स्वर कितने होते हैं? 4, य, र, ल, व। अंतः स्वर को क्या कहते हैं? अंतः स्वर भी कहते हैं। अंतः स्वर को क्या कहते हैं? अंतः स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है। और उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन का है तो तलबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। तो टोटल इधर 4, 25 इधर और इधर 4, टोटल 33 हो गए आपके। तो आप ध्यान से सुनते जाएंगे। अब आते हैं शुद्ध विचार, अशुद्ध विचार। शुद्ध, अशुद्ध, चिन्ह देख सकते हैं। शुद्ध को कैसे लिख सकते हैं? तो शुद्ध यहाँ ऐसे लिखा जा सकता है। चिन्ह जो है ये वाला राइट है। ठीक है। श्रृंगार है जो ये वाला राइट है। ठीक है। ये आपसे प्रश्न में बन सकते हैं। श्रृंगार ये वाला सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसे स्रा कैसे लिखते हैं? तलब्बे सा हलंत जोड़ र। ठीक है। तो देख सकते हैं। छ कैसे लिखते हैं? क हलंत मूर्धन्य स। ठीक है। त्र कैसे लिखते हैं? त हलंत र हलंत आ। ज्ञा कैसे लिखते हैं? ज प्लस टवर्गी न। ठीक है। नोट में यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ एक चीज यहाँ छिपा है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला आपका ये ऐसे करके एक बिंदु है, चंद्र बिंदु। इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग आयोवाह कहलाता है, आयोगवाह कहलाता है। ठीक है। किशोरीदास वाजपेयी ने इसे कहा था। ठीक है। तो ये वाला को, चंद्र बिंदु वाले को क्या कहते हैं? इसको देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? विसर्ग यानी आयोगवाह कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं पंचमाक्षर किसे कहते हैं और पंचमाक्षर कौन कौन होता है। तो यहाँ जान लीजिए पंचमाक्षर कौन कौन होता है। तो पंचमाक्षर में कौन कौन होते हैं? अंगा, इसके बाद हो जाता है इया, टवर्गी न, म। ये जो है पंचमाक्षर में आ जाते हैं। पंचमाक्षर आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे ये सीधा सी बात है, ऐसे याद रख सकते हैं। क ख ग घ अंगा वाला हो जाएगा, च छ ज झ इया वाला हो जाएगा, ट ठ द ध टवर्गी न हो जाएगा, त थ द ध न हो जाएगा और प फ ब भ म हो जाएगा। तो ये अंतिम वाला है, इसको क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। ठीक है। क हलंत आ, इसे क कहते हैं। ठीक है। ये वाले को हल कहते हैं। ठीक है। हल क्या कहते हैं इसको? इसका नाम क्या है? हल। ठीक है। हल नाम है। इसे स्वरा भाव कहते हैं।
स्वर अभाव कहते हैं, ठीक है। हल या स्वर अभाव कहते हैं, ठीक है। स्वर अभाव या स्वर अभाव कहते हैं, ठीक है। ये वाला चंद्र बिंदु ऊपर है और ये लग रहा है जैसे अंतः कैसे लिखते हैं, तो अंतः जो लिखते हैं ये वाला दो बिंदु लगाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आयोग बाह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आयोग बाह कहते हैं, ठीक है। यह भी हमने आपको ऊपर में यहाँ पे बताया, यहाँ चंद्र बिंदु और एक यहाँ पे, ये इसको क्या कहते हैं, आयोग बाह कहते हैं, ठीक है। आयोग बाह का अर्थ क्या होता है, जो योग ना करने पर है, जो योग ना करने पर भी साथ रहे उसे क्या कहते हैं, आयोग बाह कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्वर वर्ण की बात करते हैं। स्वर वर्ण की बात करें तो जिस वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की मदद से नहीं ली जाती है, अर्थात जिसका उच्चारण स्वर स्वयं हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की मदद से नहीं की ली जाती है, अर्थात जिसका उच्चारण स्वर को स्वयं हो, यानी स्वर कहलाता है, ठीक है। मात्राएं केवल स्वर में होती है, मात्राएं केवल किस में होती है, तो मात्राएं केवल स्वर में होती है, ठीक है। स्वर की बात करें तो स्वर जो है उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर आइए जानते हैं, तो उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर आइए जानते हैं। तो ह्रस्व स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर, ठीक है, और दीर्घ स्वर, ठीक है। एक मात्रिक स्वर जो कि ह्रस्व स्वर है, द्विमात्रिक स्वर जो कि जिसमें दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर दोनों मौजूद हैं, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से आते हैं, तो आ ई उ री, ह्रस्व स्वर में आते हैं आ ई उ री, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। अब आते हैं द्विमात्रिक स्वर में, तो इसमें आ जाता है दीर्घ स्वर, ज़्यादा समय लगता है इसे बोलने में, ठीक है। तो आ ई मतलब दीर्घाई, उ ए ऐ, और ये औ ओ और औ, ठीक है। आ कैसे बना, अ और प्लस आ को जोड़ करके, ई कैसे बना, ई प्लस ई को जोड़ करके, ऊ कैसे बना, तो ऊ प्लस दीर्घा ऊ जोड़ करके, ठीक है। ए कैसे बना, तो आ प्लस ई को जोड़ करके, ए ऐ कैसे बना, तो आ प्लस ऐ को जोड़ करके, ठीक है। और औ कैसे बना, तो औ बना, ओ बना, आ और ऊ जोड़ करके, औ कैसे बना, औ ओ और दीर्घा ऊ जोड़ करके, ठीक है। अब आते हैं इधर संयुक्त स्वर की बात कर लेते हैं। तो बनावट के आधार पर इसे कहते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। इसमें होता है ए ऐ ओ औ, ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं प्लूट की बात करें तो प्लूट क्या है, तो प्लूट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्लूट है क्या, तो प्लूट के बारे में बात करें तो प्लूट क्या है, प्लूट की बात करें तो प्लूट को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। प्लूट को क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल कौन है, ओम, जो कि तीनों मात्रा को सूचित करता है, जो कि तीनों मात्रा को सूचित करता है, ठीक है। हल का अर्थ क्या होता है, स्वराभाव, यानी स्वर की इसमें कमी होती है। हल का अर्थ क्या होता है, तो स्वराभाव होता है, इसमें स्वर की कमी होती है, ठीक है। क को हमने बताया, क हलंत अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क। हल को क्या कर सकते हैं, हल को तोड़ा नहीं जा सकता है, हल को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। पंचमाक्षर हमने आपको बताया था, अंगा, इया, टवर्गीना, न, म, ठीक है। पंचमाक्षर के लिए अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, ये क्या है, अनुस्वार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं व्यंजन का भेद। व्यंजन का भेद कौन कौन सा है, तो पहला आ जाता है स्पर्श व्यंजन, क से लेकर म तक होता है। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होता है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन होता है, य र ल व, ठीक है। उष्ण व्यंजन की बात करें तो उष्ण व्यंजन कौन होता है, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंडी स, ह, ठीक है। तो ये उष्ण व्यंजन में आ जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जो कि
ह छ त्र, ह छ यानी ह नहीं होगा, ह छोड़ करके मूर्धन्य सा, दंती सा, ह ची सा, ये सब छोड़ के छ त्र ज्ञ और स्र। ठीक है। नए व्यंजन की बात करें तो अंगा और ढ। ठीक है। चलिए, उच्चारण का स्थान किस किस से कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है? कंठ से कैसे उच्चारण होता है? तो कवर्ग का उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। इसके बाद अ का भी उच्चारण कंठ से होता है, आ का भी उच्चारण कंठ से होता है, ह का भी उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है। तालु से कौन कौन सा उच्चारण होता है? तो चवर्ग जो है तालु से होता है। और इसके बाद य, ई, दीर्घाई और तलव्य स, ये सब किससे होता है? तालु से होता है। ठीक है। मूर्धा से टवर्ग होता है, टवर्ग होता है। इसके बाद कौन सा होता है? टवर्ग के बाद र और मूर्धन्य स। ठीक है। र और मूर्धन्य स। ठीक है। दंत से बात करें, दंत से बात करें तो दंत से किसका उच्चारण होता है? तवर्ग का। ठीक है। तवर्ग और इसके बाद ल और इसके बाद दंती स का। ठीक है। ओठ से बात करें तो ओठ से किसका उच्चारण होता है? पवर्ग का। पवर्ग का ओठ से उच्चारण होता है। इसके बाद ऊ का, दुर्गा ऊ का उच्चारण भी किससे होता है? ओठ से होता है। ठीक है। व जो है दंत प्लस ओठ से दोनों से होता है। व का जो उच्चारण होता है दंत प्लस ओट्स दोनों से होता है। इसे क्या कहते हैं? दंठों से वर्ण कहते हैं। ठीक है। ओ और अ का उच्चारण जो है आ और ऊ, आ का उच्चारण कट से होता है, ऊ का उच्चारण ओठ से होता है। ठीक है। तो ओ और अ को क्या कहते हैं? कंठों से वर्ण कहते हैं। ठीक है। ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। वोवेल की बात करें, चलिए तो ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं वोवेल में बात कर लेते हैं वोवेल की। तो वोवेल ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर या मूल स्वर इसे कहते हैं। दूसरा, वोवेल में दीर्घ स्वर होता है, तो ह्रस्व स्वर जो कि मूल स्वर कहते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर कहते हैं। संधि स्वर, संधि स्वर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कौन है? तो अ प्लस ई यानी ए। ठीक है। ई प्लस ई यानी कि दीर्घा ई, ऊ प्लस ऊ हर्षा ऊ। ठीक है। तो ये संधि स्वर का उदाहरण है। ठीक है। बनावट के आधार पर संधि जो है दो प्रकार के, संधि स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। बनावट के आधार पर संधि स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। ठीक है। तो बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं संधि स्वर, पहला दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। ठीक है। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितना हमने आपको पढ़ाया था? 33। आकार, हाकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, हाकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। व्यंजन जो कि अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, तो इसमें अल्प प्राण में क्या होता है? हाकार जैसी उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन महाप्राण में हाकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। चलिए, अल्प प्राण की बात करें तो क, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, या, र, ल। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अल्प प्राण कम मात्रा में हवा निकलता है। अल्प प्राण में क्या होता है? कम मात्रा में हवा निकलता है। ठीक है। अब आ जाते हैं, जानते हैं महाप्राण। महाप्राण का पहचान, ठीक है, पहचान TH CH को छोड़कर। ठीक है। तो ख, घ, छ, अंगा, ठ, ढ, थ, ध, फ, ब, भ, स, तलव्य स, मूर्धन्य स, ह, ये सब किस में आ जाते हैं? महाप्राण, यानी इसमें अधिक मात्रा में हवा निकलता है। ठीक है। इसमें अधिक मात्रा में क्या निकलता है? हवा निकलता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। व्यंजन, व्यंजन कौन सा है? तो व हलंत, य हलंत, अ हलंत, ज हलंत, न हलंत, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे व्यंजन है। अब बात कर लेते हैं वर्ण के भेद। नाद की दृष्टि से
नाद की दृष्टि से वर्ण के भेद। नाद की दृष्टि से वर्ण के भेद कौन कौन से हैं? तो दो भेद है। पहला आ जाता है घोष वर्ण, दूसरा अघोष वर्ण। पहला कौन आ जाता है? घोष वर्ण। दूसरा दूसरा आ जाता है अघोष वर्ण। स्वर्ण ग्रंथियां जो है झंकृत झंकृत होती है। घोष में क्या होता है? स्वर ग्रंथियां जो हमारी होती है वो झंकृत होती है, झंकार रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन अघोष में झंकृत नहीं होती है, ठीक है। अब घोष में कौन कौन सा होता है? जैसे तो ग घ अंगा, आप बोलेंगे भी तो ऐसा फीलिंग होगा, आप सुनते सुनते आप ऐसा बोलकर भी फीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ज झ इया ड ढ न। स्वर ग्रंथियां जो होती है वह झंकृत होती है, झंकार वाइब्रेट होती है, ठीक है। द ध न ब भ म, ठीक है। और इसके बाद स्वर में आ जाता है य र ल व ह, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब अघोष पढ़ लेते हैं। अघोष में झंकृत नहीं होती है, क ख, आप बोलेंगे भी तो पता चलेगा, आप महसूस करेंगे तो भी। तो च छ ट ठ द थ ट ठ द त थ प फ त्लबे स मूर्धन्य स दंत्रित स, ठीक है। मुंह से उच्चारण, मुंह से नाक से उच्चारण, ठीक है, अनुनासिक या फिर चंद्र बिंदु कहा जाता है, ठीक है। अनुस्वार को क्या किससे? तो नाक से अनुस्वार को वर्णित करते हैं, ठीक है। बोलते हैं तो आप बोल बोल के भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बद्राक्षर और मुक्ताक्षर। बद्राक्षर क्या है? तो व्यंजनांत होता है ये। बद्राक्षर क्या होता है? वर्ण व्यंजनांत होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका आप क ख, ठीक है। मूत्राक्षर मुक्ताक्षर जो कि स्वतंत्र स्वर होता है, स्वरांत होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है ख क, ठीक है, खा और क, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बलाघाट। बलाघाट की बात करें तो बलाघाट क्या है? शब्दों के सही उच्चारण करते समय शब्दों के सही उच्चारण करते समय स्वर पर जो बल लगाया जाता है उसे ही बलाघाट कहते हैं। तो शब्दों के सही उच्चारण करते समय स्वर पर जो बल लगाया जाता है उसे ही बलाघाट कहते हैं। बलाघाट को स्वराघाट भी कहा जाता है। बलाघाट को स्वराघाट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बल स्वर पर लगाया जाता है, क्योंकि ये बल स्वर पर लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल मधु, रवि, मधु, ठीक है। म पर बलाघाट, री पर बलाघाट, घ पर बलाघाट है, ठीक है। नासिकाय नसिक के वर्ण, ठीक है, जो कि नाक से अनुस्वार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शब्द की बात करते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जैसे तत्सम, तत्जोर सम, उसी के जैसा, संस्कृत के जैसा, कर्म, आम्र, चंचू, ठीक है। तद्भव संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, जैसे काम, आम, चोंच, ठीक है। तो तत्सम ध्यान रखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तत्जोड़ सम, उसी के जैसा, संस्कृत के जैसा, कर्म, आम्र, चंचू, ठीक है। तद्भव की बात करें तो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, जैसे काम, आम्र, चोंच, ठीक है। देशज, देशज की बात करें तो अपना देश में जन्मा हुआ शब्द, जैसे खटिया। विदेश, जिसका उत्पत्ति विदेश में हुआ हो, ठीक है। संकर, संकर क्या है? यह द्विज शब्द है, ठीक है, दो अलग अलग शब्दों से बना है, दो अलग अलग शब्दों से बना है, ठीक है। बनावट के आधार पर बात करें तो, बनावट के आधार पर बात करें तो रूढ़, यानी कि घर, घ प्लस जोड़ र, ठीक है, इसका कोई शब्द नहीं बनता है। घ को और र को अलग कर देंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कैसी हो गई? रूढ़ हो गई। यौगिक की बात करें तो दो यौगिक के मेल से बना, उसे क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक को अलग करेंगे तो पाठ और जोड़ साला, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं योग रूढ़, वैसा यौगिक जो दो अर्थ के बाद तीसरा अर्थ निकले, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर तो कौन है, गणेश। दशानंद, 10 मुख है जिसका, जिसे रावण, तीसरा अर्थ निकल गया। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शब्द के प्रकार, सार्थक, सही अर्थ देने वाला क्या कहलाएगा, सार्थक। निरर्थक, जिसका अर्थ कोई ना हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रयोग इसका, विकारी, विकारी जो कि बदलता है, लिंग वचन आधार सब बदलता है, ठीक है। अविकारी, अव्यय, ठीक है। फर्स्ट ऑफ स्पीच में ध्यान रखेंगे नाउन, यह सब आपको लोग पढ़े होंगे। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब जो कि विकारी शब्द हैं, ठीक है, क्या है, विकारी शब्द हैं। और एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन अविकारी शब्द हैं, ठीक है, अविकारी शब्द हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं संधि। संधि की बात करें तो संधि की बात करें तो संधि, दो वर्णों के मेल से जो विकार, बदलाव, परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, बदलाव उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि, तो संधि के बारे में आइए जानते हैं। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसके बारे में आपसे बनेगा प्रश्न, ठीक है, तो इसके बारे में जानिए। स्वर संधि की बात करें तो इसमें स्वर और स्वर का ही मिलन होता है, ठीक है, मतलब स्वर और स्वर ही होता है इसमें, ठीक है, स्वर संधि में। जैसे विद्यालय, विद्या जो आलय, आ और आ, स्वर स्वर ही है, ठीक है। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन और प्लस इसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन पहला व्यंजन इसके बाद प्लस स्वर या व्यंजन। जैसे दिगंबर, तो दिक, दिक क्या है, दिक है जो व्यंजन है, अंबर क्या है, स्वर है, ठीक है। वाक्य जाल, वाग्य जाल, ठीक है, तो ये भी क्या है, व्यंजन संधि। सतचरित्र, सदचरित्र, ये क्या है, व्यंजन संधि है। श्रृंगार, श्रीम जोर गार, ठीक है, ये भी व्यंजन संधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्वर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में ये आपके डबल बिंदु आ जाएंगे, अनुस्वार प्लस स्वर या व्यंजन आ जाएंगे। जैसे निश्चल, तो निह जोर चल, निह जोर चल, ये क्या हो जाएंगे, विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं निरोग, निरोग का हो जाएगा निह जोर रोग, ये क्या हो जाएंगे, विसर्ग संधि। तो ध्यान रख लेंगे। स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि, गुण संधि, ठीक है, ये सब क्या है, स्वर संधि के भेद हैं। दीर्घ संधि में आ, दीर्घाई, और इसके बाद ये पाई, ऊ, और इसके बाद ये वाला कु, ठीक है। वृद्धि में बात करें तो ऐ और औ, ठीक है। यन में बात करें तो य र ल व, य र व ल नहीं, ठीक है। आयादी में बात करें तो य आय अब आव, ठीक है। इसका एग्जाम्पल श्रोवन यानी श्रवण, अब आया ना, नय, नायक, नायक में नय जोर अक, अक आया ना, अक आया यानी आय, ठीक है। गुण बात करें, गुण संधि, तो इसके में हो जाता है ए ओ अ, ए ओ अर आई, जो कि स्वर के गुण गाई, ठीक है, ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए ये सब आपको पढ़ाएंगे, कौन कौन यन संधि है, ये आपका विश्लेषण, इसमें ये मिसलेनियस चल रहा है, इसके बाद आपका चलेगा डिटेल, ठीक है। अब आते हैं श्रृंगार रस की बात करते हैं। रस की बात करें तो श्रृंगार रस, रस कितने होते हैं, 9 होते हैं। श्रृंगार रस में 2 होते हैं, एक संयोग और दूसरा वियोग, ठीक है। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव रति, ठीक है। दूसरा वीर रस यानी इससे उत्साह, रौद्र रूप यानी भय या क्रोध, ठीक है। विभत्स से, विभत्स से यानी जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा, करुणा यानी शोक, शांत रस यानी निर्वेद यानी शांति, अद्भुत रस यानी विस्मय यानी आश्चर्य, वात्सल्य रस प्रेम यानी बच्चों के प्रति, भक्ति रस ईश्वर के प्रति, ठीक है। तो ये सब आपको हम डिटेल बारी बारी चैप्टर से पढ़ाएंगे, आपको आपसे पूछा जाएगा,
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करेंगे, कुछ कुछ पत्रिका है इसके बारे में भी जान लीजिए, पत्रिका के बारे में। लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है इसका। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन है 1943 में किया गया। तार सप्तक का प्रकाशन जो है कब किया गया? तो तार सप्तक का प्रकाशन कब किया गया? 1943 में। इसके संपादक कौन थे? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है। अजो दीदी यानी उपेंद्र नाथ अस्क का एक सामाजिक नाटक है। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जो कि प्रकृति का सुकुमार कवि कहलाते हैं। ठीक है। गुलेरी चंद्रधर शर्मा का उपनाम है गुलेरी। ठीक है। नागा अर्जुन का वास्तविक नाम वैजनाथ मिश्र है। इनके पिता गोकुल मिश्र, माता उमा देवी। बचपन का नाम इनका नाम दक्कन मिश्र। ठीक है। त्रिलोचन कौन थे? तो ये यथार्थवाद कवि थे। ठीक है। अंधाधुन नाटक की बात करें तो ये धर्मवीर भारती की कृति है। ठीक है। कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इसके लेखक कौन है? तो बंशीधर शुक्ल हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनु भंडारी का सर्वाधिक सशक्त कृति है आपका बंटी। ठीक है। मनु भंडारी का बचपन का नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। ठीक है। सेनापति के कवित्र रचनाकार का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है। साहित्य लहरी सूरदास, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास। हल्दी घाटी और जौहर किनके द्वारा लिखे, किनकी कृति है? तो श्याम नंदर पांडे की कृति है। ठीक है। भीष्म साहनी का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? धनुष, माधवी, कावीरा, खड़ा बाजार में, मुआवजा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खुदा सहित सलामत है रविंद्रनाथ कालिया का प्रसिद्ध उपन्यास है। मानस का हंस अमृतलाल नागर तुलसीदास के ऊपर लिखा गया है। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद त्रिवेदी के द्वारा लिखा गया है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है। महात्मा गांधी का अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में। यह प्रेम को पंथ कराधमाला तलवारी की धार पे धवनों है, यह बोधा की प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है। डॉक्टर कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु की एकांकीकार है। ठीक है। कामायनी जो कि महाकाव्य है, प्रथम सर्ग चिंता है। ठीक है। कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से हिंदी नाटकों का प्रारंभ माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से हिंदी नाटकों का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। चंद्र पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी 1923 ईस्वी में। वह तोड़ती पत्थर के रचयिता सूरजकांत त्रिपाठी निराला हैं। ठीक है। रामचरितमानस में 7 खंड हैं। ठीक है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित है। शेर ए जीवनी आप बता सकते हैं, हम आपको कमेंट में बता देंगे। जिंदगी का जोंक अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। जिंदगी का जोंक किनके द्वारा लिखा गया है? अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाला वाक्य प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कवि है। ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर ने लिखा है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। संसद से सड़क तक सुदामा पंडित घूमी की रचना है। सिया राम मैं जब जग जाने तुलसीदास की रचना है। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनुपुरी की कृति है। ठीक है। रचना है। ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं संधि जो कि हमने आपको अभी पढ़ाया, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं।
फिर से याद हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न क्या होता है, संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, विकार में बदलाव होता है, स्वर स्वर तो स्वर संधि, व्यंजन व्यंजन या फिर व्यंजन स्वर तो व्यंजन संधि, विसर्ग में अनुस्वार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिक् और गज, इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए, ये सब बना हुआ है, हम आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं दीर्घ संधि है। विद्या जो अर्थी, विद्यार्थी, राम जो अनयन, रामायण, ये सब देख लेंगे। ठीक है, निर्गुण जो कौन सा है, विसर्ग संधि है, ध्यान रख लेंगे। अभिअर्थी जो कि यन संधि है। पर्यावरण यन संधि है, अत्यंत। जगत इस, जगदीश, गिरीश दीर्घ संधि है। तो ये सब हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से पढ़ते रहेंगे और हमको चैप्टर वाइज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये सब देखते जाएंगे। चलिए, अब आ जाते हैं, एक और सेशन है जो कि कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, उसके बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध कवि की बात करें तो प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज कवि थे, तो विक्रमादित्य षष्ठम के राज कवि थे। प्रसिद्ध कवि बिल्हन जो थे, प्रसिद्ध कवि बिल्हन जो थे वे किसके यहाँ के राज दरबारी थे, तो विक्रमादित्य षष्ठम। त्रिक्ष शीर्षक की कहानी, तिरिछ शिक्षा शीर्षक की कहानी कौन लिखे हैं, उदय प्रकाश। ठीक है, बेजोड़ गायिका के लेखक कौन है, कुमार गंधर्व। मेहरू निशा परवेज, भोगे हुए दिन। ठीक है, आंखों देखा गदर, संस्मरण है। बुनियादी शिक्षा यानी भाषण। कविता की परख, वैचारिक निबंध। हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे, सूर्यकांत निराली, त्रिपाठी निराला। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा था, प्रेमचंद्र ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं। हंसने योग्य क्या कहलाता है, हाथ से कहलाता है। देने योग्य दे कहलाता है। ना देने योग्य अदे। सुनने योग्य श्रव्य। खाने योग्य खाद्य या खाद्य। पीने योग्य पेय। ठीक है, जीने जो जो जाना जा चुका है, जो जाना जा चुका है ज्ञात, जो जाना नहीं जा चुका है अज्ञात, जो ज्ञान की पहुंच से बाहर है अज्ञेय, अज्ञेय। ठीक है, जो पहले कभी सुना नहीं है अश्रुत पूर्व, जो पहले कभी देखा न हो अदृश्य पूर्व, जो स्त्री की कविताएं लिखते हैं कवित्री, अति शीघ्र लिखने की विद्या आशुलिपि। ठीक है, शीघ्र लिखने की शीघ्र लिखने की कविता, शीघ्र लिखने की कविता आशु कवि। शीघ्र प्रसन्न होने वाला लोग आशुतोष। ठीक है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करने वाला अपरिग्रह। जीतने की इच्छा जिगीसा। ठीक है, जीतने की इच्छा जिगीसा। मार्ग दिखाने वाला मार्गदर्शक, दिशा दिखाने वाला दिक्दर्शक, नेतृत्व करने वाला नेता, अभिनय करने वाला अभिनेता, देखने में जो प्रिय लगता है प्रियदर्शी। ठीक है, जो हृदय को छू जाए मम्र स्पर्शी, हृदय को विदारने वाला हृदय विदारक, मार करने वाला मारक, पूरा करने वाला पूरक, नाचने वाला नर्तक, गाने वाला गायक। ठीक है, गाने वाली गायिका। ठीक है, जिसका नाम सदा मुद्रा पर रहता हो मुद्रांध्र। ठीक है, जो कल्पनाएं करता हो कल्पत, जिसका अनुनाद किया गया हो अनुदित, जो पहले नहीं हुआ हो अभूतपूर्व, जो आने वाला है आगामी। ठीक है, जिसने कभी सूर्य नहीं देखा हो, जिसने कभी सूर्य नहीं देखा हो असूर्य पश्या। ठीक है, जिसे मापा ना गया हो अपरिमेय या अपरिमित, जिसे तौला ना जा सके अतुल्य। ठीक है, जिसे काटा ना जा सके अकाट्य। हिमालय से कन्याकुमारी तक असेतु हिमालय। बच्चा से बूढ़ा तक अबाला वृद्ध। ठीक है, सिर से लेकर पांव तक आपाद मस्तक। अनेक शब्दों का एक शब्द जानिए। पूर्व प्राप्ति की इच्छा पुत्रैष्णा, खाने की इच्छा बुभुक्षा। ठीक है, बुभुक्षा। पीने की इच्छा पितासा, देखने की इच्छा दर्शना विलासा, लाभ की इच्छा लिप्सा, देने की इच्छा दित्सा। ठीक है, जानने की इच्छा जिज्ञासा, करने की इच्छा
चिकित्सा, ठीक है। युद्ध की इच्छा, युयुत्सा। जान मार डालने की इच्छा, जिज्ञासा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तैरने की इच्छा, तितिर्सा, ठीक है। जीने की इच्छा, जिजीविसा, ठीक है। मरने या मोक्ष की इच्छा, मुमूर्षा। जंगल की आग, दवानल या दवागिन। पेट की आग, जठरागन या जठराग्नि। समुद्र की आग, वर्णागल या वर्णाग्नि। जिसका पति मर गया हो, विधवा, ठीक है। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, ठीक है। जिसका कोई संतान न हो, बांध या बंध्या, ठीक है। जिसका एकमात्र ही संतान उत्पन्न हुआ हो, जन्म लिया हो, काक्य बंध्या। जिसका बच्चे मर जाते हैं, मृत्य वत्सा। रोंगटे खरदने वाले, लोभ हर्षक। उन्नयन विकास करने वाला, उन्नायक, ठीक है। मंतना देने वाला, मंत्री, ठीक है। अनेक शब्दों के और एक शब्द। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आंसू कवि, ठीक है। आवश्यकता से अधिक कुछ ग्रहण करना, अपरिग्रह। जो छाती के बल चलता हो, उरग। जो तैर कर पार करने की इच्छा रखता हो, तितुर्सु। सृजन की इच्छा, शिक्षा। जिन्होंने दूसरे के लिए अपना बलिदान दिया हो, शहीद या त्यागी। सिर से लेकर पैर तक, आपाद मस्तक। जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो, आजान बाहु। जिसका पति आज्ञाकारी हो, स्वाधीन पति का, ठीक है। जो बीत चुका हो, अतीत। प्यारे नन्हे बेटे, इसके लेखक रघुवीर सहाय। नाभादास कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो कबीर और सूरदास के बारे में है, ठीक है। हीरो किस उपन्यास का मुख्य पात्र है? तो गोदान का। बातचीत पुस्तक के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। यशोधरा के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। गांव का घर के रचयिता कौन है? मुक्ति बोध। गांव के घर के रचयिता कौन है? मुक्ति बोध। जूही की कली के रचयिता कौन है? निराला। लेखक बनारस के लेखक केदार नाथ सिंह है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं समास के बारे में जान लेते हैं कुछ। समास की बात करें तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अवयवी समास, जिसमें पूर्व पद या अवयवी समास, उपसर्ग, एग्जाम्पल, अवयवी भाव, व्यर्थ, भरपेट, ठीक है। द्वंद्व समास की बात करें, विलोम या फिर पूरक। माता पिता, देवासुर, दिन रात, हवा पानी, नारी, नर नारी, धक्का मुक्की, ये सब क्या है? द्वंद्व है। बहुव्रीहि समास, 2 पद गौण होते हैं, दोनों ही पद के अन्य पद को प्रधान बनाते हैं। जैसे घनश्याम, कृष्णा। नीलकंठ किन्हें कहते हैं? शंकर को। तत्पुरुष समास, इसका पूर्व पद जो है गौण, पूर्व पद जो है क्या? गौण, यानी कम महत्वपूर्ण होता है। उत्तर पद जो है प्रधान होता है। जैसे युद्ध क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र जो है उत्तर पद है। राजकुमार, उत्तर पद कुमार है, कुमार कहते हैं पुत्र को। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, इसका उदाहरण है त्रिराला, चौराहा, दशानन, सतसई। कर्मधारय समास, ठीक है। छुट्टमय, छुट्टभय, गोवर गणेश, परमेश्वर। संधि की बात कर लेते हैं। तो संधि, आयादी संधि, दीर्घ संधि, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नायक जो है क्या है? तो नायक आयादी संधि है। शिवालय दीर्घ संधि है। देवेंद्र गुण संधि है। पावन आयादी संधि है। वडमय व्यंजन संधि है। अभिषेक विसर्ग संधि है। एकाक क्या है? वृद्धि संधि है। निश्चय क्या है? विसर्ग संधि है। पुरोहित क्या है? विसर्ग संधि है। और इसके बाद नमस्ते क्या है? विसर्ग संबंधी है। महेंद्र जो कि गुण संधि है। अभियार्थी क्या है? यन संधि है, ठीक है। संधि विक्षेत्र, जगरनाथ, जगत जोरनाथ क्या होता है? जगत जोरनाथ, जगरनाथ कहलाता है, ठीक है। दिग्जोर दर्शन,
दिगर्सन, ठीक है। विरोचित, वीर जोर उचित, विरोचित। निश्चल, निह जोर छल, निह जोर चल, ठीक है, निश्चल। संतोष, सम जोर तो, संतोष। संधि, सम जोर धी। किन्नर, किम जोर नर, ठीक है। व्यूह, ठीक है, वी जोर उह। तिरस्कार, तिहर, तिरह जोर कार। भावुक, भौ जोर अक। पृष्ठ, पृष्ठ जोर थ, ठीक है। बंधुस्व, बंधु जोर उत्सव। स्वास्ति, सु जोर अत्सी। धरेश, धरा जोर ईस। निरर्थक, निह जोर अर्थक। तदेव, तद जोर एव, क्या होता है, तदेव, ठीक है। थोड़ा मुहावरा भी जान लेते हैं। घोड़े पर सवार होना, शीघ्र, शीघ्रता करना। घोड़े पर सवार होना, शीघ्रता करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, होश ठिकाने आना। आटे दाल का भाव मालूम होना, होश ठिकाने आना। घड़े में पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ जाना। अगिया बेताल, कठिन और जटिल कार्य करना, ठीक है। अल्लाह मियाँ की गाय, सरल स्वभाव वाला, ठीक है। आकाश कुसुम होना, अनहोनी एवं असंभव घटित होना। उल्लू बोलना, उजाड़ हो जाना। बंगले झांकना, लज्जित हो जाना। कौड़ी का 3 होना, बहुत सस्ता होना। अग्नि परीक्षा देना, कठिन परिस्थिति से गुजरना, ठीक है। विशेषण कुछ जान लेते हैं विशेषण के बारे में। तो कुछ क्या है, कुछ जो है अनिश्चित परिणाम वाचक है। वार्षिक क्या है, काल बोधक है। यह और वह, जो, सो क्या है, सार्वभौमिक है। कोमल क्या है, स्पर्श भोषक, स्पर्श बोधक। विनम्र क्या है, गुण बोधक। वक्ता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उत्तम पुरुष का। कुछ अनिश्चयवाचक, अपने, अपने, अपना काम किया में अपना कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, ठीक है। ममेरा क्या है, विशेषण है। जो आएगा सो पाएगा, संबंधवाचक। इतना कम किसने किया है, तुलनात्मक किया जा रहा है। उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है, दिव्यांग क्या है, विशेषता है, विशेषण है। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, किस कारक की विभक्ति है, कर्म कारक की विभक्ति है। मेज से किताब गिरी में किस कारक का विभक्ति है, करण कारक का। वह दिन भर काम करता है, भर क्या है, बलदायक है, ठीक है। पेड़ कटता है, कर्मवाचक, ठीक है। पेड़ कटता है, कर्मवाचक। मुझसे अब नहीं चला जाता, भाववाचक। उसने खाया, आसन्न, आसन्न भूत, ठीक है। कुछ तद्भव, तत्सम, तत्सव। सी रैफ रहेगा तो तद्भव में जाएगा। यक्ष, तद्भव, यज्ञ, ठीक है। कुछ विलोम शब्द जान जाते हैं। अनुकूल, प्रतिकूल, प्रकाश, तिमिर, अंत आदि। गुप्त, प्रकट, सूक्ष्म, स्थल, स्थूल, ठीक है। मानव, दानव। विशुद्ध, दूषित, आय व्यय, जड़, चेतन, आर्द्र, सूची, शुष्क। उन्नति, अवंती, क्रूर, सरल, ऊपरी, निम्न, इष्ट, सभी, पूर्व कथित। प्रज्ञ, मूर्ख, अभिसरण, अपसरण, मसृण या रुद्र, ठीक है। प्रतिपन्न, अप्रतिपन्न, संकीर्ण, विस्तीर्ण, अवर, प्रवर, खगोल, भूगोल, ठीक है। पर्यायवाची शब्द कुछ जान जाते हैं। उन्नति का उमंग, किरण जो कि रश्मि। पहाड़, मुधर, समुद्र, रत्नाकर, शरीर, गज, वृक्ष, बिटप, अमृत, पीयूष, जल, अंबु, अग्नि, हुतासन, चंदा, राशि, घर, निकेतन, ठीक है। पर्यायवाची शब्द हमने जाना। अब कुछ पुलिंग जान जाते हैं। पुलिंग, चंचला क्या है, पुलिंग है। भक्षक क्या है, पुलिंग है। आयोजन क्या है, पुलिंग है। होठ क्या है, पुलिंग है। स्त्रीलिंग जान लेते हैं। सुत क्या है, सूता, स्त्रीलिंग है। शाखा, स्त्रीलिंग है। लता, स्त्रीलिंग है। श्यामा, स्त्रीलिंग है। कक्षा, स्त्रीलिंग है। दीमक, स्त्रीलिंग है। सुंदर, सुंदरी, स्त्रीलिंग है। लालच, स्त्रीलिंग है। दाता, दात्री, कर्ता, कर्ती, बारात, स्त्रीलिंग है, ठीक है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग निपूर्ण, उपसर्ग जी को आगे नी लगा है, ठीक है। रस जान लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद, ठीक है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, ठीक है। काव्य को पढ़ने या सुनने से
काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। अस्थाई भाव में ये संख्या अभी वर्तमान में 9 है। अगर विकल्प में 9 या 11 दोनों हो तो 9 का ही चयन करें। अब मान्यता इसका 11 हो गया है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, लीन हो जाना। भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या 8 है। नाटक को भी 8 रस ही माना जाता है, शांत रस नहीं होता है। ठीक है, ये भरत मुनि के अनुसार। रस श्रृंगार, संयोग, वियोग, विप्लव। अस्थाई भाव क्या है? रति। करुण, शोक। रौद्र क्या है? क्रोध। अद्भुत क्या है? आश्चर्य या विस्मत। ठीक है, शांति क्या है? शांति, निर्वेद। भक्ति रस क्या है? रति या अनुराग। हास्य क्या है? हरास। वीर रस क्या है? उत्साह। भयानक क्या है? भय। ठीक है, विभत्स क्या है? जुगुप्सा या घृणा। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य रति। बाद में जोड़ा गया भक्ति रस विभत्स। रस के 4 अंग हैं: अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी। ठीक है, कारक तो आपको पता होगा। चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, जुदाई के अर्थ में, संबंध का, के की, अधिकरण में, पे पर, संबोधन हे, हो, अरे, अजी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, ये अवयवी भाव का डिटेल में है, ये हम आपको ऐसे ही देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो सके तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखते जाएंगे। ये देख सकते हैं द्विगु समास है। इसके बाद कर्मधारय समास है। ये देख सकते हैं, ये आप देख लेंगे कृपया। तत्पुरुष इस समास में दूसरा पद होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं: करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, आपादान। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो यहाँ तक हिंदी का जो भी जितने भी चैप्टर थे हमने आपको बताने का प्रयास किया है, तो आप इसे ध्यान से सुने होंगे। ये हमारे हिंदी का मैराथन था, और इसके बाद आपको चैप्टर वाइज डिटेल में हिंदी का आ जाएगा चैप्टर, तो वहाँ पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, इसके बाद आपका बारी बारी से टॉपिक वाइज बताया जाएगा। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।